फरहाद अली तैमूर, एपिसोड 685। आवाज खालिद सैयद। रसवंती ने होश में आकर आंखें खोली। वो कमजोरी महसूस कर रही थी। उसने उठने की कोशिश की। पता चला हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए हैं। वो गुस्से से चीखते हुए बोली, इन रस्सियों को खोल दो। अली तैमूर के बच्चे, तेरा बाप भी शैतान था, तू भी शैतान है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो इतना कहकर हाँफने लगी। उसकी समझ में आ रहा था कि कमजोरी के बायस ज्यादा बोल नहीं सकेगी। गला फाड़कर चीखने की वजह से सर चकराने लगा था। वो थोड़ी देर तक आंखें बंद किए सोच के परिंदे को परवास करने पर माइल करती रही। फिर थक गई। लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। किसी की आवाज नहीं आ रही थी। वो परेशान होकर कहने लगी, क्या मैं इस जंगल में अकेली हूं? क्या दुश्मन मुझे यहां छोड़ गए हैं? हे भगवान, यहां जंगली दरिंदे होंगे, मुझे चीर फाड़ कर खा जाएंगे। उसने चीख कर आवाज दी, अरे कोई है? उसकी आवाज जंगल में दूर तक गूंजने लगी। कोई है। फिर अपने दिमाग में ट्रैगर की आवाज सुनाई थी, ओ देवी जी, ये आपके साथ क्या हो रहा है? दूसरे डैगर ने कहा, आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो जालिम नौजवान आपको इस हालत में छोड़कर कहां गया है? मुझे क्या मालूम कि वो कहां मर गया है? तुम लोग इतनी देर से क्या कर रहे हो? तुम्हारा सुपर मास्टर तमाशा देख रहा है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो लड़का बेशुमार पहरेदारों के बीच से मुझे जबरदस्ती ले आया और सब के सब मुंह देखते रह गए। अगर उस लड़के को गोली मारी जाती तो पहले वो आपको मार डालता। आपकी सलामती की खातिर पहरेदारों ने मजबूर होकर हथियार फेंक दिए थे। मैं कुछ नहीं जानती। यहां आकर मेरे हाथ पांव खोलो। कुछ मालूम तो हो कि आप हैं कहां। उस जंगल में तकरीबन 50 फौजी जवान और 10 अफसरान पहुंच गए हैं। वो मुख्तलिफ टोलियों में बंटकर आपको तलाश कर रहे हैं। आप जहां हैं वहां की कुछ निशानियां बताएं। मैं क्या बताऊं, बस ये एक जंगल है। आखिर ये कितना वसी व अरीज है कि तुम्हारे फौजी मुझे ढूंढ निकालने में नाकाम हो रहे हैं। ये जंगल 1,500-2 हजार मील के रकबे पर फैला हुआ है। आप वहां के दरख्तों, परिंदों और जानवरों के मुताल्लिक कुछ बताएं। यहां कोई जानवर होता तो क्या मैं अभी तक जिंदा रहती? हे भगवान, यहां कोई जानवर ना आए, मैं तो उसे देखते ही मर जाऊंगी। वहां के दरख्त और परिंदे कैसे हैं? क्या आसपास पहाड़ियां या टीले वगैरह हैं? मुझे दरख्तों की पहचान नहीं है। सब एक जैसे मोटे, भद्दे, ऊंचे और घने हैं। सुर्ख रंग के तोते हैं। सफेद आबी परिंदे भी हैं। ये हुई काम की बात। आबी परिंदे की मौजूदगी से पता चलता है कि करीब ही कोई दरिया है। हमारी एक सर्चिंग पार्टी दरिया के किनारे कैंप लगाए हुए है। मेरा साथी डैगर उन्हें तुम्हारे मुताल्लिक बताने गया है। जल्द ही आपको हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देगी। आप घास पर लुढ़कती हुई दरख्तों के साए से निकल आए ताकि प्रवास करने वाले फौजी आपको देख सकें। वो डैगर के मशवरे के मुताबिक लुढ़कती हुई जरा दूर हो गई। फिर थक कर कहने लगी, मैं कितनी दूर जाऊं? चारों तरफ सायादार दरख्त हैं। मुश्किल से जरा जरा आसमान नजर आता है। हेलीकॉप्टर वाले मुझे देख नहीं सकेंगे। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। वो दूर से आ रहा था। गर्दिश करते हुए पंखे का शोर बतदरीज बढ़ता जा रहा था। रसवंती बोली, क्या तुम मेरे दिमाग से हेलीकॉप्टर की आवाज सुन रहे हो? उसे जवाब नहीं मिला। दूसरा डैगर भी थोड़ी देर के लिए किसी जरूरी काम से चला गया था। वो चीख चीख कर हेलीकॉप्टर वालों को पुकारने लगी, मैं यहां हूं। तुम लोग प्रवास करते हुए सही जगह से गुजर रहे हो। ये जगह मार्क कर लो। मैं अकेली हूं। जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम लोग मेरी आवाज? वो आगे ना कह सकी। आला बीबी ने आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो सर को दाएं बाएं झटक कर मुंह पर से उसका हाथ हटाना चाहती थी। आला बीबी ने कहा, तुम्हारी आवाज क़यामत तक भी हेलीकॉप्टर वालों तक नहीं पहुंच सकेगी। मैं इसलिए चीखने से मना कर रही हूं कि तुम कमजोर हो। खामखा खुद को हल्का न करो। और तुम्हारे चीखने से जाहिर हो रहा है कि तुम्हारे पास कोई ख्याल खानी करने वाला मौजूद नहीं है। आला बीबी मुंह पर से हाथ हटाकर उसके कानों में रुई ठोंसने लगी। वो झुंझलाकर बोली, अरे ये क्या कर रही हो? अब तुम्हारे मददगार आएंगे तो हेलीकॉप्टर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। तुम भी समझ नहीं पाओगे कि वो हेलीकॉप्टर कहां से गुजरा है। उसने एक कान में रुई ठूंसने के बाद कहा, अब मेरी आवाज भी नहीं सुन सकोगी। लिहाजा ये याद रखो और अपने मददगारों से कह दो कि हमें कोई हेलीकॉप्टर तलाश करने आएगा तो हम तुम्हें भूखा प्यासा रखेंगे। ज्यादा खतरा पेश आएगा तो सब मशीन गन से हेलीकॉप्टर के परखचे उड़ा देंगे। ये कहते ही उसने दूसरे कान में भी रुई ठूंस दी। आंखों पर पट्टी बांधती ताकि वो आसमान को भी न देख सके। फिर वो वहां से चलती हुई अली और जॉन कॉर्मन के पास आ गई। वो दोनों अपने हेलीकॉप्टर से जरूरत का तमाम सामान निकाल चुके थे। कमांडो लिबास ऐसा था जिसमें कई तरह के हथियार रखने की गुंजाइश थी। ऊपरी 2 जेबों की जगह 2 हैंड ग्रेनेड हुक के जरिए लगे हुए थे। कमर की बेल्ट में हर 6 कारतूस के बाद एक दस्ती बम मुंसलिक था।
उस बेल्ट में कमर के दोनों तरफ लंबे चाकू लटके हुए थे। पुष्ट पर लदे हुए किट बैग में खाने के सामान के अलावा टॉर्च लाइट, एंटी डार्क गॉगल्स और फर्स्ट एड्स की जरूरी चीजें रखी हुई थीं। एक शाने से रस्सियों का बंडल, दूसरे शाने से पानी की बोतल लटक रही थी। एक हाथ में सब मशीन गन और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। आला बीबी ने वैसा ही कमांडो लिबास पहन लिया। इसी तरह जरूरत का तमाम सामान भी रख लिया। ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल हो रहा था। अली तैमूर ने नन्हे से माइक को ऑन करते हुए कहा, ये मेरे कोड वर्ड्स हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, मिस्टर अली तैमूर आर्मर हॉटलाइन पर हैं। ओके हॉटलाइन। उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। 1 मिनट के अंदर ही आर्मर ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए। फिर कहा, मैडोना आजकल पारस के साथ है। मादाम सोनिया और जनाब शेख साहब उस पर मुकम्मल एतमाद कर रहे हैं। तुमसे कहा गया है कि जब भी वो मखसूस कोड वर्ड्स के साथ आए उससे हस्बे मंशा काम लिया करो। कोड वर्ड्स हैं, उम्मीद से उम्मीद रखना चाहिए कि उम्मीद पूरी होगी। अली ने कहा, मैं उससे रब्ता कायम करूंगा, लेकिन अभी वो मामा के पास जाए। उनका दिमाग कमजोर है। मैं चाहता हूं तनवीमी अमल के जरिए उनके दिमाग को लॉक कर दिया जाए ताकि दुश्मन उन्हें आलाए कार न बना सके। हाँ, मैं अभी मैडोना को ये बातें समझाता हूं। वो चला गया। अली तैमूर ने आला बीबी और जॉन कॉर्मन को मैडोना के मुताल्लिक बताया। वो तीनों रसवंती की तरफ जाने लगे। आला बीबी ने कहा, मैडोना वफादार रहेगी तो हमारी कुव्वतों में इजाफा होगा। अली ने कहा, मुझे लड़कियों से दोस्ती बहुत बुरी लगती है। पारस बहुत ही छिछोरा है, जहां हुस्न देखता है फिसल जाता है। वैसे सोनिया मम्मा की मक्कारी उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। उसने सोच समझ कर ही मैडोना से ताल्लुकात बढ़ाए होंगे। जॉन कॉर्मन ने हंसते हुए कहा, पारस की बुराई भी करते हो और उसकी तारीफ भी करते हो। आला बीबी ने कहा, अली को इश्क व मोहब्बत से चिढ़ है और ये अच्छी बात है। पारस औरतों के चक्कर में किसी दिन बुरी तरह फंसेगा। ये हम बुराई नहीं कर रहे हैं। मेरा दावा है कि इन दो भाइयों में कोई बुराई नहीं डाल सकेगा। ये अंदर से बड़े गहरे हैं, इन्हें ऊपर से समझना बहुत मुश्किल है। अली तैमूर ने चलते चलते सांस रोक ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए कहने लगा, कौन? मैडोना की आवाज सुनाई दी। उम्मीद से उम्मीद रखना चाहिए कि उम्मीद पूरी होगी। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं कि अभी अपनी मामा को मुखातिब ना करना और ना ही करीब जाना। उन पर तनवीमी अमल किया जाएगा। जरा 1 मिनट, अभी तो मामा के दिमाग में डैगर एंड डैगर होंगे। मैं डैगर एंड डैगर को अपनी तरफ उलझाती रहूंगी। मिस्टर आर्मर यहां मामा पर अमल करते रहेंगे। इस सिलसिले में कोई मशवरा देना चाहोगे? मैं नहीं जानता तुम कितनी जहानत से काम लेती हो। मेरा मशवरा है, सुपर मास्टर को दोस्ती करने का लालच दो। उनसे कहो रसवंती को आर्मर ट्रैप करता रहेगा, तुम्हें कोई नहीं कर सकेगा। और तुम मालूम कर सकती हो कि हम जंगल में कहाँ हैं और कहाँ जाने का इरादा रखते हैं। शुक्रिया अली, मैं तुम्हारे मशवरों पर अमल करूंगी। खुदा हाफिज। वो चली गई। अली ने आला बीबी और जॉन कॉर्मन से कहा, हम अभी मामा के पास नहीं जाएंगे, दूर ही से निगरानी करेंगे। उन पर तनवीमी अमल होने वाला है। आला बीबी ने कहा, ठीक है, हमें खाने पीने का वक्त मिल रहा है, क्या टिन पैक्ड खाना निकाला जाए? जॉन कॉर्मन ने कहा, उन खानों को महफूज रखना चाहिए। क्यों ना हम शिकार करके पेट की जरूरत पूरी करें? अली ने कहा, मैं मामा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम शिकार खेलना चाहो तो आंटी के साथ जा सकते हो। दोनों ने अपनी पुश से किट उतारकर घास पर रख दिए। शिकार के लिए ज्यादा दूर जाने का इरादा नहीं था। इतना बोझ ले जाना मुनासिब भी नहीं था। उन्होंने एक एक गन और एरो शूटर लिया। बाकी जरूरी हथियार उनके कमांडो लिबास में थे। वो अली तैमूर को रसवंती से कुछ फासले पर छोड़कर एक तरफ चल पड़े। कुछ दूर जाकर जॉन कॉर्मन ने कहा, मैंने यहां हेलीकॉप्टर उतारने से पहले एक दरिया देखा था। वो कोई 3-4 मील के फासले पर होगा। मुर्गाबियां और हिरन वगैरह उधर पानी पीने जरूर आते होंगे। आला बीबी ने कहा, हम 4 मील जाएंगे और 4 मील वापस आएंगे तो बड़ी देर हो जाएगी। वैसे जाना चाहिए, दुश्मनों की नकलो हरकत का पता चल सकता है। चलते चलते कॉर्मन ने पूछा, आला बीबी, मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? देखो, मैंने तुम्हारी खातिर अपना कैरियर तबाह कर लिया है। फौज की मुलाजमत, अपनी तरक्की, अपनी इज्जत और एक शानदार मुस्तकबिल को ठुकरा कर यहां आ गया हूं। मैंने यहां लाने से पहले तुम्हें कह दिया था कि तुम्हारा एक नुकसान होगा तो मैं 10 फायदे पहुंचाऊंगी। मुझे एक ही फायदा पहुंचा दो, मेरी दिली तमन्ना पूरी कर दो। आला बीबी चलते चलते धीमी पड़ गई, खला में तकने लगी। फिर उसके मुंह से एक सर्द आह निकली। वो कहने लगी, जॉन, मुझे अफसोस है, तुम ऐसी नियत से कभी मुझे हाथ नहीं लगा सकोगे। मुझ में क्या कमी है? अपनी कमी बेशी को तुम समझो। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहती। वैसे मैं तुम्हें बता दूं,
फराद के साथ रहने वाली कोई औरत और किसी मर्द को मर्द नहीं समझती। वो थोड़ी देर तक खामोशी से चलता रहा। आला बीबी समझ रही थी कि वो अपनी तौहीन से तिलमिला रहा है। कोई दूसरी औरत होती तो वीरान जंगल में उसकी ऐसी की तैसी कर देता। आला बीबी की खतरनाक सलाहियतों से वो अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए दम नहीं मार रहा था। उसने कुछ दूर जाने के बाद कहा, मर्द उसे कहते हैं जो औरत के इनकार को इकरार में बदल दे। अगर मैं तुम्हारे इनकार को इकरार में बदल दूं तो? वो हंसने लगी। उसकी हंसी दूर तक लहराती जा रही थी। वो कहने लगा, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हारा सवाल मजे के खेज है। जब तुम मुझे इकरार पर मजबूर कर दोगे तो फिर कोई सवाल ही नहीं रहेगा। बाय द वे, आज तक जितने शहज़ोर दीवानों ने मुझे हासिल करना चाहा वो मर्दाना वार सामने नहीं आए। उन्होंने हमेशा जाल बिछाया और अपनी मुंह की खाते रहे। मैं ऐसा नहीं हूं। तुम्हें अपनी मोहब्बत और वफादारी से मुतासिर करके हासिल करूंगा। मैं पहले ही तुम्हारी वफादारी की कायल हूं। तमाम उम्र तुम्हारी कदर करती रहूंगी, हमेशा तुम्हारे काम आती रहूंगी। इससे आगे कुछ ना सोचो, क्योंकि औरत की मर्जी के खिलाफ उसके इनकार को इकरार में बदलने के लिए मक्कारी से काम लेना पड़ता है, और मक्कारी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। वो घने दरख्तों के झुंड से निकल आए थे। अब भी बेशुमार दरख्त थे, मगर एक दूसरे से दूर दूर थे। खुला आसमान नजर आ रहा था। तकरीबन 200 गज के फासले पर दरिया बहता दिखाई दे रहा था। कई तरह के परिंदे दरख्तों पर अपनी अपनी बोलियां सुना रहे थे। एक पहाड़ी बकरा किनारे पर खड़ा पानी पी रहा था। जॉन ने अपनी गन सीधी की। आला बीबी ने उसकी नाल पकड़कर आसमान की तरफ उठाते हुए पूछा, तुम बकरे का शिकार करना चाहते हो या दुश्मनों को मुतवज्जे करने का इरादा है? वो परेशान होकर बोला, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं दुश्मनों की कैद में जाना पसंद करूंगा? जॉन, शिकार बहुत दूर है, हमें कुछ करीब जाना चाहिए। और हम एयर शूटर इसलिए लाए हैं कि गन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गोली चलने की आवाज मीलों दूर तक गूंजती जाएगी। दोनों दबे कदमों दरख्तों के पीछे छुप छुप कर आगे बढ़ने लगे। वो शिकार के करीब पहुंचते जा रहे थे। ऐसे ही वक्त फायरिंग की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। बकरा उछलकर गिरा, फिर तड़प कर ठंडा पड़ गया। दुश्मनों की मौजूदगी कहीं करीब ही जाहिर हो गई थी। जॉन ने कहा, मैं दूसरी तरफ से छुप कर जाता हूं। हम उनके हमलों का जवाब दो तरफ से देंगे। नहीं जॉन, यहीं दुबके रहो और देखो कौन उस शिकार को उठाने आता है और उसे कहां ले जाता है। तुम्हारी जहानत धरी रह जाएगी अगर हम शिकार का तमाशा देखते रहेंगे और दुश्मन अतराफ से आकर हमें शिकार करेंगे। जब तक दुश्मन नजर नहीं आएंगे हम यहां से नहीं हटेंगे। वो नजर आ गए। एक कश्ती में 3 मुसल्लह शख्स थे। किनारे किनारे चप्पू चलाते हुए बकरे के पास पहुंच गए। उसे उठाकर कश्ती में डाल लिया। फिर उनकी कश्ती वापस जाने लगी। जॉन ने कहा, तुम यहां ठहरो, मैं किनारे किनारे छुप कर जाऊंगा और मालूम करूंगा कि उन्होंने कहां कैंप लगाया है। आला बीबी वहां रुक गई। जॉन जाने लगा। वो उसे सोचती हुई नजरों से देख रही थी। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो वो एक बहुत ही ऊंचे दरख्त के पास आई। फिर तेजी से चढ़ती हुई एक ऊंची शाख पर पहुंच गई। वहां से वो नजर आ रहा था। एक दरख्त के पीछे से निकलकर दूसरे दरख्त की आड़ में जा रहा था और कश्ती में जाने वालों को देख रहा था। लेकिन उसकी एक हरकत शुबा पैदा कर रही थी। वो कभी कभी पलटकर पीछे उधर भी देखता था जहां आला बीबी को छोड़ गया था। सवाल यह था कि क्या उसे आला बीबी के करीब आने का अंदेशा था? वो अंदेशा किस किस्म का था? फिर किसी हद तक शुबे की तस्दीक होने लगी। वो एक दरख्त की आड़ में खड़ा होकर अपनी रिस्ट वॉच को तवज्जो से देखता हुआ कुछ कह रहा था। उसने अपनी कलाई की घड़ी को मुंह के करीब कर लिया। शायद वो कुछ कह रहा था। कुछ कहने के बाद घड़ी को कान से भी लगा रहा था। साफ जाहिर था कि वो ट्रांसमीटर के जरिए किसी से बातें कर रहा है और जवाबन बातें सुन रहा है। आला बीबी ने पहले सोचा कि वो ट्रांसमीटर के जरिए अली तैमूर को दुश्मनों की पोजीशन बता रहा है। फिर याद आया कि जॉन कॉर्मर ने कभी अपने पास ट्रांसमीटर की मौजूदगी जाहिर नहीं की थी। वो कलाई की घड़ी को घड़ी ही कहता था, उसने कभी नहीं बताया कि वो ट्रांसमीटर है। वो फौरन ही दरख्त से उतर गई, दौड़ती हुई अली की तरफ जाने लगी। ट्रांसमीटर को छुपाने वाला अली तैमूर से राब्ता कायम नहीं कर सकता था। वो कोई और चाल चल रहा था। उसकी चाल बाद में मालूम हो सकती थी। अभी अली तैमूर को उसकी दोगली हरकतों से बाखबर रखना जरूरी था, यानी पहले अपना तहफ़्फ़ुज़ लाजमी था। वो दौड़ती और हाँपती हुई रसवंती के करीब पहुंच गई। रसवंती घास पर गाफिल पड़ी हुई थी। तन्वीमी नींद पूरी कर रही थी। अली तैमूर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर छुप गया था। फिर आला बीबी को देखकर सामने आ गया। वो कहने लगी, जॉन कार्मन से खतरा है। क्या उसने कभी बताया है कि उसकी रिस्ट वॉच में एक ट्रांसमीटर है? नहीं, मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। अभी वो एक जगह छुपकर वॉच ट्रांसमीटर के जरिए किसी से बातें कर रहा था। अंदाजा करो वो किससे राब्ता कायम करता है।
अली ने कहा, सुपर मास्टर से रब्ता नहीं करेगा, क्योंकि मामा को वहां से निकाल लाने में उसने हमारी मदद की और सुपर मास्टर को अपना दुश्मन बनाया। मास्कमैन मेरी मामा को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। जॉन उसके लिए काम कर सकता है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। रसवंती को यहां से ले चलो। जॉन दुश्मनों को यहां बुला रहा है। हमें दूसरी पनाहगाह तलाश करना चाहिए। अली ने मां को आहिस्तगी से उठाकर हेलीकॉप्टर की तरफ चलते हुए कहा, यहां से दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर में परवाज करने का खतरा मोल लेना होगा। मैं मशवरा नहीं दूंगी। इस जंगल में कई फौजी हेलीकॉप्टर जगह जगह मौजूद हैं। वो हमारा ताक़ुब करेंगे। हमें फरार का रास्ता नहीं मिलेगा। तुम्हारी मां फिर सुपर मास्टर की कैद में पहुंच जाएगी। मुझे अपनी परवाह तो नहीं है, मगर तुम भी कैदी बना लिए जाओगे। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन इन हालात में खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। तुम अपनी मां का बोझ उठाकर कितनी दूर चल सकते हो? मां बोझ नहीं होती। मैं अपनी मामा को इसी तरह उठाकर दुनिया के आखिरी सिरे तक जा सकता हूं। तो फिर इसी तरह दूर निकल जाओ। रसवंती को किसी जगह महफूज पहुंचा दो। जॉन दुश्मनों के साथ आएगा तो मैं उसका रास्ता रोकूंगी। मैं आपको तना खतरात का सामना करने के लिए नहीं छोड़ूंगा। क्या मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साए में रहकर दुश्मनों से लड़ती रहूं? क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? हम सब बाबा साहब के इदारे में रहकर तन्हा अपनी अपनी जंग लड़ना सीख रहे हैं। जो सीखा है उससे इनकार ना करो। जाओ यहां से, वरना तुम्हें भगाना जानती हूं। आंटी, आपकी जहानत को सब तस्लीम करते हैं। मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। बताइए, आप मुझे किस तरह भगाएंगी? ये कोई पेचीदा मसला नहीं है। तुम्हें मां की हिफाजत के लिए मेरा साथ छोड़ना होगा, और मैं साथ छुड़ाने के लिए उधर दौड़ती जाऊंगी जहां जॉन को छोड़कर आई हूं। क्या तुम मां को उठाए हुए मेरे साथ दुश्मनों की तरफ जाओगे? ओह, मैं इतनी सी बात भूल गया था कि आप मामा को मेरी कमजोरी बना लेंगी। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। मैं मामा को लेकर आपके साथ दुश्मनों का सामना करूंगा। क्या आप उन्हें खतरात में डालना चाहेंगी, या मेरे साथ यहां से दूर जाना चाहेंगी? मैं जाऊंगी तो दुश्मनों का रास्ता कौन रोकेगा? दुश्मनों को ताक़ुब करने दें। आप मेरे साथ इसी तरह चलती रहें। देखें, हम बातों बातों में कितनी दूर निकल आए हैं। वो चलते चलते रुक गई, फिर कहने लगी, दुश्मन यहां दुगनी रफ्तार से आ सकते हैं। तुम्हारे बाप के जमाने से जिन उसूलों पर हम चलते आए हैं उसी पर चलना चाहिए। अपनी जंग आप लड़ना चाहिए। उसने एक तय किया वो कागज जेब से निकाला। वो जंगल का नक्शा था। उसने उसे खोला, फिर नक्शे पर उंगली रखते हुए बोली, हम यहां हैं और हमें जंगल के उस शुमाली हिस्से में पहुंचना है। उधर कहीं एक कॉटेज बना हुआ है। उस कॉटेज के करीब ही एक मैदान में हमारे लिए हेलीकॉप्टर आएगा। तुम मां को लेकर जाओ। मैं वादा करती हूं 24 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाऊंगी। उसने कागज को तय करके जेब में रखा, फिर खुदा हाफिज कहकर दौड़ती हुई हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगी। उनके पास फजाई रास्ते से फरार होने की सहूलत थी, लेकिन जंगल में दुश्मनों के भी कई हेलीकॉप्टर ताक़ुब के लिए मौजूद थे। अगर वो किसी तरह जंगल से निकलने में कामयाब भी हो जाते तो शुमाली हिस्से को उबूर करके कनाडा की फजाओं में परवाज नहीं कर सकते थे। वो हेलीकॉप्टर के पास आ गई। उसकी स्लाइडिंग डोर को एक जानिब सरकाकर वहां से जरूरी जंगी सामान निकालने लगी। हेलीकॉप्टर से दूर जाकर मुख्तलिफ दरख्तों, झाड़ियों और पत्थरों की आड़ में भारी कुव्वत के बम छुपा कर रखने लगी। जिनकी तवक्को थी वो अभी तक पहुंचे नहीं थे। उसे जगह जगह आनी ट्रैप छुपा कर रखने का मौका मिल रहा था। जॉन आला बीबी को अपनी मोहब्बत और वफादारी का सबूत देते हुए रसवंती और अली तैमूर को उस जंगल में ले आया था और सुपर मास्टर को अपना दुश्मन बना चुका था। बेशक वो आला बीबी का दीवाना था, उसे हासिल करना चाहता था। रातों को करवट करवट उसके ख्वाब देखता था और ये अच्छी तरह समझता आ रहा था कि उसे दौलत से, ताकत से और आहोजारी से हासिल नहीं कर सकेगा। किसी मक्कारी से ही वो ख्वाबों की ताबीर बन सकती थी। यूं भी आला बीबी दुश्मनों से काम निकालना जानती थी। उसने समझ लिया था जॉन सुपर मास्टर के खिलाफ जरूर साथ देगा। उनका ख्याल दुरुस्त निकला। वो सुपर मास्टर के खिलाफ रसवंती को उसकी कैद से निकाल लाया था। वो दोहरी चाल चल रहा था। एक तरफ आला बीबी की मोहब्बत का दम भर रहा था। उसने मंसूबे के मुताबिक हेलीकॉप्टर को वहीं पहुंचाया था और बड़ी बेचैनी से अपने लोगों का इंतजार कर रहा था। जब उसने दरिया किनारे बकरे का शिकार करने वालों को देखा तो नाकामी का अंदेशा हुआ, क्योंकि शिकार करने वाले सुपर मास्टर के आदमी थे। वो बहाना करके आला बीबी से दूर हो गया। फिर ट्रांसमीटर के जरिए तंजीम वालों के सरबराह को मुखातिब किया। तुम कहां हो और क्या कर रहे हो? क्या सुपर मास्टर के आदमी रसवंती तक पहुंचने वाले हैं? दूसरी तरफ से जवाब मिला, हमारी एक टीम सुपर मास्टर के आदमियों से टकरा गई थी। पता नहीं उस टीम का क्या बना। हम रास्ता बदल कर आ रहे हैं, इसलिए देर हो रही है। नक्शा हमारे पास है, हम आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। क्या सुपर मास्टर की टीम तुम्हारी नजरों में है?
हाँ, साहिल के जिस हिस्से में टावर की तरफ एक ऊंची चट्टान इस्तादा है, वहां उन्होंने कैंप लगाया हुआ है। यह हमारे हेलीकॉप्टर से तकरीबन 5 मील के फासले पर है। इसका मतलब है तुम्हारे आदमी आला बीबी और अली तैमूर पर हमला करेंगे तो फायरिंग और बम के धमाकों की आवाजें दुश्मनों के कैंप तक जाएंगी। फिक्र ना करो, मेरे पास जबरदस्त गोरीला फौज है। पहले तो हम खामोशी से रसवंती को अगवा करने की कोशिश करेंगे। नाकामी होगी तो फायरिंग नागुज़ीर होगी। सुपर मास्टर के आदमी आते हैं तो आने दो, हम देख लेंगे। जॉन राब्ता खत्म करके तेजी से चलता हुआ उस तरफ के पास आ गया जहां आला बीबी को छोड़कर गया था। वो वहां नहीं थी। उसने चारों तरफ घूम घूम कर नजरें दौड़ाई। उसे ऊंची आवाज में पुकारना मुनासिब नहीं था। आला बीबी का नाम दुश्मनों के कानों तक पहुंच सकता था। फिर ख्याल आया वो दुश्मनों के हत्थे ना चढ़ गई हो। वो दौड़ता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगा। उसे तंजीम वाली हुकूमत से कारोबार करने की सहूलतें और $5 करोड़ के अलावा इनाम में आला बीबी भी मिलने वाली थी। अगर वो दुश्मनों के हाथ लग जाती तो आधी मेहनत पर पानी फिर जाता। वो पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ उधर आया जहां घास पर पहले रसवंती लेटी हुई थी और अली तैमूर निगरानी कर रहा था। अब वहां मां बेटे नहीं थे। उसने आहिस्तगी से आला बीबी और अली को आवाजें दी, फिर वहां से दौड़ता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगा। उसी वक्त उसे एक झटका सा लगा। वो औंधे मुंह गिरा। इसके साथ ही सर नीचे और पांव ऊपर हो गए। वो उल्टा लटका हुआ कुछ ऊपर हो गया, फिर दरख्त की एक ऊंची शाख से लटकते हुए झूलने लगा। उसका एक पैर घास में छुपे हुए रस्सी के फंदे में फंस गया था, जिसके नतीजे में सिर्फ खोपड़ी नहीं उल्टी थी, उसका सरापा उलट कर रह गया था। आला बीबी छुप कर देख रही थी। ख्याल था कि उसके पीछे दुश्मन भी आ रहे होंगे, लेकिन वो देर तक तन्हा लटका रहा और मदद के लिए पुकारता रहा। कौन है? मुझसे कौन दुश्मनी कर रहा है? प्लीज सामने आओ, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा कसूर क्या है। आला बीबी इत्मीनान से चलती हुई इसके पास आ गई। वो अपनी कलाई की घड़ी को दूसरे हाथ से ऑपरेट करके तंजीम वालों को खतरा से आगाह करना चाहता था। उसने कहा, घड़ी पर से हाथ हटा लो, मैं नहीं चाहती कि दूसरी तरफ हमारी बातें सुनी जाएं। वो जल्दी से हाथ हटाकर बोला, ये क्या कह रही हो? ये तो घड़ी है, दूसरी तरफ कौन बातें सुनेगा? ये क्या तुमने मुझे लटकाया है? हाँ। उसने आगे बढ़कर लटके हुए हाथ को पकड़ लिया। उसकी कलाई से घड़ी उतारने लगी। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने चाकू निकाल कर कहा, मैं जोर नहीं आजमाऊंगी, कलाई काट कर घड़ी उतार लूंगी। उसने फिर जिद्दोजहद नहीं की। आला बीबी ने घड़ी उतार कर देखा। किस पार्टी से तुम्हारा गठजोड़ है? किसी से नहीं है। तुम खामखा शुबा कर रही हो। मेरी दोस्ती और वफादारी को भूल रही हो। मैंने तुम्हारे लिए सारी दुनिया को दुश्मन बना लिया है। आला बीबी ने गन सीधी की, फिर उसे निशाने पर रखते हुए बोली, तुम दोस्त होते तो इस घड़ी की हकीकत को ना छुपाते। अगर बताओगे कि हमारे किस दुश्मन को यहां आने की दावत दी है तो मैं गोली नहीं मारूंगी, वरना तुम्हें मारने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि आने वाले जरूर आएंगे और अपनी असलियत भी दिखाएंगे। वो खौफ से तड़पते हुए इधर से उधर झूलते हुए बोला, देखो गोली न चलाना, मैं कसम खाकर कहता हूं यहां कोई नहीं आएगा। आएगा तो वो मेरा भी दुश्मन होगा। जब मैं किसी पर भरोसा नहीं करती तो फिर कभी उसे दोस्त नहीं समझती। मैं निशाना ले रही हूं। देखो, गोली तुम्हारे जिस्म पर नहीं, तुम्हारे कमांडो लिबास के किसी बम पर लगेगी, फिर धमाके से तुम्हारे परख छोड़ जाएंगे। वो तेजी से तड़पते हुए उल्टा झूलते हुए चीखने लगा, नहीं, तुम धमाका करके गलती करोगी। आवाजें दूर तक गूंजती हुई दुश्मनों तक पहुंचेंगी। प्लीज मेरी बातों को यकीन करो, मैं झूठा और फरेबी नहीं हूं। वो बोलता जा रहा था। कमांडो लिबास और कारतूस बेल्ट उतारता जा रहा था ताकि गोली उसकी तरफ ना आए। उसने लिबास का ऊपरी हिस्सा उतारकर जितनी दूर फेंक सकता था फेंक दिया। वो कहने लगी, क्या लिबास से निजात हासिल करके मौत से भी निजात हासिल कर लोगे? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। मैं जा रही हूं, यहां करीब ही छुप कर रहूंगी। दूर घास पर जॉन का फेंका हुआ लिबास पड़ा था। वो उसे उठाकर करीब ले आई। वो जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर उल्टा लटक रहा था। उसने लिबास को ठीक उसके सर के नीचे डाल दिया। वो घबराकर कहने लगा, ये क्या कर रही हो? मैं छुप कर देखती रहूंगी। अगर तुम आने वालों को मेरे छुपने के मुताल्लिक बताओगे या वो लोग तुम्हें दोस्ताना अंदाज में मुखातिब करेंगे तो मैं इस लिबास से मुंसलिक रहने वाले बमों पर दूर से फायर कर दूंगी। धमाका ठीक तुम्हारे सर के नीचे होगा। ओह गॉड, मैं क्या करूं? तुम मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक बला हो। मुझे माफ कर दो, इस फंदे से निजात दिला दो। मैं कसम खाकर कहता हूं आइंदा साजिश नहीं करूंगा। एक कुत्ते से भी ज्यादा वफादार बनकर रहूंगा। आखिरी बार मुझ पर भरोसा करो।
वो कहता जा रहा था और वह दूर होती जा रही थी, हत्ता कि नजरों से ओझल हो गई। वो तड़पने लगा। इसके नतीजे में उल्टा झूलने लगा। चीख चीख कर कहने लगा, तुम जलील हो, कमीनी हो। तुम्हें फराद अली तैमूर का वास्ता देता हूं, मेरे सामने आओ, मुझ पर गोली न चलाओ। वो आने वाले कम वक्त मुझे दोस्ताना अंदाज में मुखातिब करेंगे। मैं उन्हें रोकना चाहूंगा। तुम्हारे छुपने के मुतालिक बताऊंगा, तुम फायर करोगी। किसी सूरत से मेरा बचाव नहीं होगा। वो बोलने के दौरान कमर की तरफ से खम खाकर ऊपर उठ रहा था। अपने एक पैर को पकड़कर रस्सी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही वक्त बहुत से कदमों की आवाजें आने लगीं। वो उनके आने से पहले रस्सी को पकड़कर ऊपरी शाख तक पहुंचना चाहता था। जल फंदे से निजात हासिल करके नीचे रखे हुए बमों से दूर हो जाना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान ना था जितना वो सोच रहा था। वो कोशिशें करता रह गया और आने वाले आ गए। वो दरख्तों के झुंड से नमूदार हो रहे थे। 4-4, 6-6 अफराद अलग अलग टोलियों की सूरत में थे। चारों तरफ से जाहिर होकर उससे दूर खड़े हो गए थे। अपने इन्फॉर्मर को उल्टा लटका देखकर समझ गए थे कि खतरा कहीं आसपास है। तकरीबन 1 मिनट तक खामोशी रही। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता मोहतात अंदाज में चारों तरफ घूम घूम कर देख रहे थे। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो समझ रहे थे पत्तों भरे घने दरख्तों में या पत्थरों के पीछे छुपा जा सकता था। कटी हुई झाड़ियों और पत्तों में छुपा हुआ हेलीकॉप्टर छलक रहा था। आने वालों में से एक शख्स ने कहा, आला बीबी और अली तैमूर, हम सुपर मास्टर के चमचे नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। मादाम रसवंती को बाबा साहब के इदारे तक पहुंचाने के लिए तुम्हारी मदद करने आए हैं। आला बीबी की आवाज गूंजती हुई आई, पहले ये बताओ तुम लोग कौन हो और हमसे हमदर्दी क्यों करने आए हो? हम हुकूमत के बागी हैं। मादाम रसवंती को सुपर मास्टर की कैद से, बल्कि इस मुल्क से निकालकर तुम्हारे काम आकर दोस्ती की इब्तिदा करना चाहते हैं। अपनी असलियत छुपाकर दोस्ती नहीं कर सकोगे। हम पर शुबा ना करो, सामने आ जाओ। अहमको, तुम सब बारूद के ढेर पर खड़े हो। रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। एक बटन दबेगा और तुम लोग धमाकों से उड़ते जाओगे। दुश्मनों के एक सरगना ने जॉन से पूछा, जॉन, तुमने तो देखा होगा, क्या यहां रिमोट कंट्रोल बम छुपाए गए हैं? मैं नहीं जानता, मैंने आंखों से नहीं देखा है। अलबत्ता ये मेरे सर के नीचे जो लिबास पड़ा हुआ है, इसमें बम रखे हुए हैं। आला बीबी फायरिंग के जरिए ब्लास्ट कर सकती है। सरगना ने अपने एक आदमी को हुक्म दिया, इस लिबास को उठाकर दूर फेंक दो। वो हुक्म का बंदा लिबास की तरफ जाने लगा। जॉन ने चीख कर कहा, खबरदार, इसे हाथ न लगाना। वो छुप कर लिबास में रखे हुए बमों पर फायर करेगी। मैं मर जाऊंगा। मेरे करीब ना आना, इस लिबास को हाथ न लगाओ। लेकिन वो करीब आ गया था। लिबास को उठाते ही दूर तक दौड़ता हुआ गया। फिर उसे फेंकना ही चाहता था कि आला बीबी ने गोली चला दी। इसके साथ ही जोरदार धमाका हुआ। एक बम ने दूसरे बम को ब्लास्ट किया, दूसरे ने तीसरे को। इस तरह कई धमाकों में लिबास उठाने वाले का पता न चला कि उसका गोश्त किधर गया और हड्डियां कहां चली गईं। धमाकों की आवाजें बड़ी देर तक गूंजती रहीं। फिर आला बीबी ने कहा, जॉन, देख लो, तुम्हारा भी यही अंजाम होता। तुम इसलिए जिंदा हो कि तुमने दुश्मनी से ही सही, मगर रसवंती को यहां तक लाने में बड़ा साथ दिया था। तुम्हारी अदावती मेहरबानी के बदले ये जिंदगी मिल रही है। लेकिन हां, तुम अपने लोगों को यहां से वापस ले जाने में नाकाम रहोगे तो इनके साथ फना हो जाओगे। उसके साथियों ने उसे फंदे से निजात दिलाई। वो उल्टा था सीधा होकर जमीन पर आते ही एक दरख्त की आड़ में चला गया। वहां से चीख कर बोला, वो झूठ बोल रही है। अगर यहां रिमोट कंट्रोलर से मुंसलिक बम होते तो वो किसी को जिंदा ना छोड़ती। वो बच्चों की तरह डराकर हमें भगाना चाहती है। उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं छुपी हुई है। जो मुझे तलाश करने के लिए हरकत करेगा मरेगा। सरगना ने कहा, अब समझ में आया, ये तन्हा है। इसने रसवंती और अली तैमूर को भगा दिया है। हमारा रास्ता रोकने के लिए बातें बना रही है। जाओ, उसे तलाश करो, यही हमें रसवंती तक पहुंचाएगी। कितने ही मुसल्ला अफराद इधर उधर मतलाशी नजरों से देखते हुए जाने लगे। उनके हरकत करते ही एक जगह जोरदार आवाज से धमाका हुआ। आसपास के कई जवान फजा में सूखे पत्तों की तरह उड़े, फिर अपने टुकड़े गिनने के काबिल न रहे। उनका ख्याल था कि दूसरी समत ऐसा नहीं होगा, लेकिन वहां भी हरकत करने वालों की पहले शामत आई, फिर मौत आ गई। वो जिधर से जाते थे जानलेवा धमाकों की जद में आ जाते थे। देखते ही देखते हार जीत का फैसला होने लगा। वहां सिर्फ 5 आदमी रह गए थे, जिनमें जॉन कॉर्मन भी था। उनके सरगना ने गुस्से से कहा, जॉन, तुमने तो कहा था कि यहां रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट होने वाले बम नहीं है। तुम्हारी एक गलत इत्तला ने मेरे 50 आदमी मरवा दिए। अब मुंह क्या देखते हो, हथियार फेंक दो। जॉन ने उनके साथ साथ अपने हथियार फेंकते हुए कहा, आला बीबी, ये देखो, हमने हथियार फेंक दिए हैं।
शिकस्त खाई हुई फौज के सिपाही गुलाम बन जाते हैं। हम तुम्हारे गुलाम हैं। उसकी आवाज आई। तुम में से एक आदमी सीधा खड़ा रहेगा, बाकी उल्टे लटकाए जाएंगे। चलो फौरन एक दूसरे को उल्टा लटकाओ। सरगना ने कुछ कहना चाहा। उसके पैरों के पास मुसलसल फायरिंग हुई। फिर आवाज आई, कोई बहस ना की जाए, फौरन 4 आदमियों को उल्टा लटकाना है। कम ऑन, हरी आप। ये कहते ही फिर फायरिंग हुई। वो मशीन की तरह हरकत में आ गए। जॉन और सरगना ने 3 आदमियों के पांव बांधकर उन्हें रस्सी के जरिए शाखों से लटका दिया। फिर सरगना ने कहा, जॉन अब तुम्हारी बारी है। वो कहने लगा, मैं पहले भी लटक चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। दोनों में तकरार होने लगी। वो आपस में बहस करते रहे। फिर एक ने कहा, आला बीबी जिसे उल्टा लटकने को कहेगी वही लटकेगा। एक ने आवाज दी, आला बीबी तुम फैसला करो। दूसरे ने पूछा, हम में से किसे लटकना चाहिए? जवाब नहीं मिला। उन्होंने बार बार उसे पुकारा। फिर सरगना ने आहिस्तगी से कहा, वो हमें उल्लू बनाकर चली गई है। जॉन ने कहा, ऐसा ना कहो, वो अचानक ही हमला करेगी। वो इसी तरह धोखे में रखती है, फिर भागने का मौका नहीं देती। हमें यहां से चलना चाहिए। वो दोनों एक कदम आगे बढ़े, फिर रुक गए। बहुत से कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये समझने में देर नहीं लगी कि सुपर मास्टर के फौजी आ पहुंचे हैं। आखिर जबरदस्त धमाकों की आवाजें दूर तक गूंजती रही थीं और समझाती रही थीं कि यह सब कुछ रसवंती के लिए हो रहा है। वो दोनों कान लगाकर ऐसी समत मालूम कर रहे थे जहां से आवाज न आ रही हो, ताकि उधर से फरार का मौका मिल जाए। लेकिन किसी ने चिल्लाकर कहा, अपनी जगह से हरकत न करना, नीचे पड़े हुए हथियार उठाने की हिमाकत न करना, हम आ रहे हैं। 1 मिनट तक खामोशी रही। फिर एक फौजी अफसर चंद सिपाहियों के साथ नजर आया। वो उन्हें गन पॉइंट पर रखते हुए बोला, जॉन ने खूब गद्दारी की। फौजी हेलीकॉप्टर चुराया, फिर रसवंती को अगवा करके मुल्क और कौम से गद्दारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहरहाल जहन्नुम में जाने से पहले बताओ रसवंती कहाँ है और तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? जॉन ने बताया कि सांप निकल गया है और वो लकीर पीट रहे हैं। आला बीबी उन्हें बड़ी देर तक वहां उलझाती रही है। इतनी देर में पता नहीं बेटा अपनी मां को लेकर कहां चला गया है। अलबत्ता आला बीबी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। आला बीबी वहां से उस वक्त गई थी जब वो सरगना और जॉन अपने 3 आदमियों को उल्टा लटका रहे थे। वो समझ रही थी कि इतने धमाकों के नतीजे में सुपर मास्टर के फौजी इधर जरूर आएंगे। लिहाजा वो दरिया के करीब पहुंचकर एक दरख्त पर चढ़ गई। पत्तों से भरी हुई शाखों के दरमियान छुपकर इंतजार करने लगी। वो वक्फे वक्फे से कई मिनट तक धमाके करती रही थी। ये धमाके हुए आधा घंटा गुजर चुका था। फौजी मोहतात थे। जहां धमाके होते रहे थे वहां बड़ी एहतियात से पहुंचना चाहते थे। आखिर वो नजर आने लगे। सैकड़ों की तादाद में कई कश्तियों पर आ रहे थे। मोटरबोट को भी चप्पों से चला रहे थे ताकि इंजन की आवाज मुखालिफों तक न पहुंचे। उन्होंने एक जगह लंगर नहीं डाला। दरिया के किनारे 1 मील दूर तक कश्तियों से फौजी जवान उतरते जा रहे थे और गोरीलों के अंदाज में उस इलाके को घेरने के लिए बढ़ते जा रहे थे। जब वो दूर जाते हुए नजरों से ओझल हो गए तो वो दरख्त से उतरकर दौड़ती हुई कश्तियों के पास आ गई। वो लोग कश्तियों को किनारे पर छोड़ गए थे और मुतमईन थे कि इस जगह को चारों तरफ से घेरते हुए जा रहे हैं, इसलिए कोई दुश्मन कश्तियों की तरफ आने से पहले नजरों में आ जाएगा। वो एक बोट में आई। उसमें पेट्रोल से भरा हुआ टिन रखा हुआ था। वो थोड़ा थोड़ा पेट्रोल हर कश्ती और मोटर बोट पर छिड़कती चली गई। सिर्फ एक बोट अपने लिए रखी। दरख्त की एक टूटी हुई शाख के सिरे पर कपड़ा लपेटकर मशल बनाई। अपनी बोट स्टार्ट करके मशल को सुलगाया और फिर बोट में बैठकर तमाम कश्तियों के पास से गुजरते हुए उन्हें आग लगाती चली गई। कुछ बोट्स में बारूदी सामान रखा हुआ था। आग लगने से धमाके हुए। उनकी आवाज दूर तक गई होगी। सुपर मास्टर के फौजियों ने धमाकों को सुना होगा, समझा भी होगा कि साहिली कश्तियों पर क्या गुजर रही है, लेकिन कुछ करने का वक्त गुजर चुका था। कश्तियां चल चुकी थीं और चलाने वाली जा चुकी थी। अली तैमूर मां को उठाए दरिया के किनारे जा रहा था और कोई रास्ता नहीं था। नक्शे के मुताबिक उसे दरिया पार करना था और पार उतरने के लिए कश्ती नहीं थी। उसे एक जगह रुकना पड़ा। मां के जिस्म में हरकत महसूस हो रही थी। शायद तनवीमी नींद पूरी हो चुकी थी। उसने आहिस्ता से उसे घास पर लिटा दिया। वो आंखें खोलकर सोचने के अंदाज में इधर उधर देख रही थी। फिर अली को देखते ही उठकर बैठ गई। नागवारी से बोली, क्या मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? मुझे कहाँ ले आए हो? आपको दुश्मनों से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरी हिमाकत भी है और मोहब्बत भी। हिमाकत इसलिए कि आपको जिस्मानी तौर पर जितनी भी दूर ले जाऊं, दिमाग तो दुश्मनों के पास ही रहेगा। फिर जानबूझकर हिमाकत क्यों कर रहे हो? हर शैतानी अमल का तोड़ होता है। सुपर मास्टर ने आप पर जो अमल कराया है
इंशाअल्लाह उसका तोड़ बाबा साहब के इदारे में होगा। मैं तुम्हारे साथ किसी इदारे में नहीं जाऊंगी। वो उठकर खड़ी हो गई, कुछ कहना चाहती थी, मगर अचानक उसने सांस रोक ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगी। चंद सेकंड्स के बाद उसने फिर सांस रोक ली। अली उसे गौर से देख रहा था। वो दोनों हाथों से सर थामकर सांस लेते हुए बोली, ऐसा क्यों हो रहा है? पराई सोच की लहर महसूस करते ही बेख्तियार सांस रुक जाती है। अली ने कहा, अब पर तनवीमी अमल किया गया है। अब डैगर एंड डैगर आपके दिमाग में नहीं आ सकेंगे। सुपरमास्टर के तमाम लोगों से आपका राब्ता खत्म हो चुका है। वो पांव पटककर एक तरफ जाते हुए बोली, तुम मोहब्बत जताते हो और मुझे अपने लोगों से दूर करके दुश्मनी करते जाते हो। वो आपके लोग नहीं हैं, मगर आप मुझे झूठा और फरेबी समझती रहेंगी। उसने बाजू पकड़कर साहिल की तरफ चलते हुए कहा, उधर न जाएं, हमें किनारे किनारे चलना है। आगे जाकर शायद दरिया पार करने की कोई सूरत निकल आए। वो एक झटके से अपना बाजू छुड़ाकर बोली, खबरदार, मुझे हाथ ना लगाना। मैं ब्राह्मण हूं, किसी का छूना बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुपर मास्टर ने खूब जादू चलाया है। बहरहाल आप मेरी बातें मानती रहेंगी तो आपको हाथ नहीं लगाऊंगा। वो खामोशी से चलती रही। डैगर एंड डैगर के लबो लहजे को याद करने की कोशिश करती रही, लेकिन सुपर मास्टर के किसी भी मातहत का ना तो लहजा याद आ रहा था और ना ही वो खुद को ख्यालखानी के काबिल पा रही थी। आखिर उसने झुंझलाकर पूछा, मुझ पर किसने तनवीमी अमल किया है? मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है और ख्यालखानी की सलाहियत खत्म हो गई है। अली ने जवाब नहीं दिया, चुपचाप चलता रहा। ऐसे ही वक्त जोरदार धमाके की आवाज आई। वो रुक गया, पलटकर उधर देखने लगा जहां से आवाज आई थी। वो तकरीबन 3-4 मील का फासला तय कर चुका था। रसवंती ने खुश होकर कहा, अब कहां बचकर जाओगे? सुपर मास्टर के आदमी आ रहे हैं। यह बाद दीगरे और कई धमाके सुनाई देते रहे। अली ने कहा, वहां मुकाबले में सिर्फ मेरी आंटी हैं, उन्हें मारने के लिए इतने धमाके नहीं होंगे। सुने, और धमाके हो रहे हैं। इसका मतलब है दुश्मनों की शामत आ रही है। प्लीज अब किनारे से हटकर दरख्तों के झुंड में से चलें। कभी इधर लाते हो, कभी उधर चलने को कहते हो, आखिर क्यों? मैदान जंग का शोर सुनकर दुश्मनों की दूसरी पार्टियां भी खुश्की और दरियाई रास्तों से गुजरेंगी। हम चुपकर आगे बढ़ेंगे। क्या मैं हाथ पकड़कर ले चलूं या आप खुद चलेंगी? वो खुद ही रास्ता बदलकर अली की मर्जी के मुताबिक चलने लगी। अली बहुत ही मोहतात अंदाज में चारों तरफ देखता हुआ चल रहा था। एक बार उसने मां को रुकने का इशारा किया। वो रुक गई। बेटा कान लगाकर सुनते हुए बोला, कुछ लोग आ रहे हैं। वो फौरन ही झुककर सजदे की हालत में गया, फिर जमीन से कान लगाकर सुनने लगा। चंद सेकंड्स के बाद उठकर कहने लगा, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। तादाद में 4 या 5 से ज्यादा नहीं है। रसवंती ने पूछा, वो कितनी दूर होंगे? तकरीबन 40 या 50 गज के फासले पर। ये सुनते ही वो चीखते हुए उधर भागने लगी। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं रसवंती हूं, मैं वही हूं जिसे तुम तलाश कर रहे हो। वो चीखती जा रही थी। अली ने मां को बेबसी से देखा। वो आगे जाकर उसे पकड़ सकता था, लेकिन फायदा कुछ ना होता। आवाज दुश्मनों में पहुंच चुकी थी। रसवंती को खौफ था कि अली पीछे से आकर पकड़ लेगा। भागने के दौरान पलटकर देखती जा रही थी। पहले वो चुप खड़ा नजर आया, दूसरी बार पलटकर देखने पर दिखाई नहीं दिया। शायद गुम हो गया था। ये और खौफजदा करने वाली बात थी। वो किसी तरफ से भी अचानक आकर पकड़ सकता था। वो चीखते हुए भागने लगी। किसी ने ललकार कर कहा, हॉल्ट। वो एक झटके से रुक गई। एक तरफ सर घुमाकर देखा। एक जवान औरत फौजी अफसर वाली वर्दी में थी। उसके पीछे 4 मुसल्लह अफराद थे। औरत ने रसवंती को देखते ही खुश होकर कहा, थैंक्स गॉड, आखिर तुम मिल ही गई। क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है? तुम खौफजदा क्यों हो? हाँ, अली तैमूर कहीं छुपा हुआ है। वो किसी वक्त भी मुझे पकड़ कर ले जाएगा। क्या तुम्हारे आदमी मुझे उससे बचा सकते हैं? मादाम हम सब आपके खादिम हैं, सुपर मास्टर के मुलाजिम हैं, हम आपको सही सलामत यहां से ले जाने आए हैं। दूसरे ने कहा, आप फिक्र ना करें, अली तैमूर इधर आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा। इस जंगल में उसकी मौत लिखी हुई है। बात खत्म होते ही एक तीर उसके सीने में आकर बेवस्त हो गया। इस जंगल में दूसरे की मौत पड़ने वाला अपनी मौत की आगोश में पहुंच गया। उसके गिरते ही सबके सब दरख्तों और टीलों के पीछे भागने लगे। भागते भागते एक और गिरा और फिर उठ ना सका। वो औरत और बाकी 2 मातहत मुख्तलिफ दरख्तों के पीछे पहुंच गए। रसवंती खुली जगह खड़ी रह गई। अली ने जॉन की आवाज और लहजे में कहा, मादाम रसवंती, अली तुम्हें मां कहता है। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन मैं उन लोगों को गोली मार सकता हूं जो लोग तुम्हारे मुहाफिज होने का दावा करते हैं। उनसे कहो हथियार फेंक कर तुम्हारे सामने आ जाएं। अगर नहीं आएंगे तो तुम्हारी हिफाजत करने का दावा गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरे निशाने पर हो। अगर अली अपनी आवाज में रसवंती को मारने की धमकी देता
तो वो कभी यकीन ना करते। जॉन से तवक्को थी कि वो गोली मार देगा। रसवंती सहम कर बोली, तुम तीनों क्यों छुप गए हो? क्या इस तरह हिफाजत की जाती है? प्लीज हथियार फेंक कर सामने आ जाओ। उस फौजी औरत ने कहा, मादाम आप अली के पास जाएं, इस तरह जॉन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं आखिर तक रहूंगी। जॉन को ठिकाने लगाने के बाद अली से भी निमट लूंगी। अली ने उस दरख्त के पास एक बम फेंका जिसके पास वो छुपी हुई थी। वो उससे 1 गज के फासले पर आकर गिरा था। उसका फलीता सुलगता जा रहा था। किसी भी लम्हे वो फटकर उस फौजी औरत के परखचे उड़ा सकता था। वो हथियार फेंक कर चीखती हुई दरख्त के पीछे से निकली। मुझे गोली ना मारना, मैंने हथियार फेंक दिए हैं। मैं शिकस्त तस्लीम करती हूं, मैं मुकाबला नहीं करूंगी। वो दौड़ती हुई रसवंती के पास आ गई। रसवंती भी सुलगते हुए फलीते को देखकर भाग रही थी। फिर दोनों औंधे मुंह घास पर गिर पड़ी। वो बम फट गया था और नतीजे में क़यामत की तबाही मचा रहा था। उसका एक बड़ा हिस्सा एक फौजी जवान पर आकर गिरा था, जिसके बाद वो जवान उठ ना सका। दूसरा फौजी पनाह के लिए भाग रहा था। अली ने गोली में उसे जमीन दिखा दी। वो दोनों घास पर मुंह छुपाए औंधी पड़ी हुई थीं। धमाका अभी तक उनके कानों में गूंज रहा था। फिर उन्हें कदमों की चाप सुनाई दी। घास पर कुछ कदम धप धप की आवाज पैदा करते हुए करीब आ रहे थे। सुपरमास्टर की फौजी हसीना ने सर उठाकर देखा। एक खबरू जवान सर पर खड़ा था। फिर वो झुककर रसवंती को उठने के लिए सहारा देते हुए पूछ रहा था, मामा कहीं चोट तो नहीं आई? वो हाथ छोड़ाकर बोली, खबरदार, तुमने कहा था मुझे हाथ नहीं लगाओगे, मुझसे दूर रहोगे। फौजी हसीना ने उठते हुए पूछा, क्या तुम अली तैमूर हो? हाँ, मेरी मामा को सहारा दो। उसने रसवंती को सहारा देकर उठाया। फिर पूछा, जॉन कहाँ है? मैं अकेला हूं, जॉन की आवाज में ही बोल रहा था। तुम कौन हो? मेरा नाम एलसी जॉन है, मैं फौज में डॉक्टर हूं। मैंने तुम्हारा बहुत जिक्र सुना है। जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां तुम पहुंचकर अपनी मां को ले आए। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। एलसी ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। वो उसके हाथ को नजरअंदाज करते हुए बोला, तुम तस्लीम करती हो कि ये मेरी वालदा हैं? एलसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस गबरू को देखकर दिल हाथ से निकल रहा था। ऐसे में वो माँ बेटे के रिश्ते की हकीकत बयान कर गई थी। उसने फौरन बात बनाते हुए कहा, वो दरअसल मैंने सुना है कि तुम मादाम को माँ कहते हो, लेकिन ये तो हिंदू हैं और तुम मुसलमान। भाई इधर देखो, मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया हुआ है। तुम थोड़ी सी तहजीब जरूर सीखे हुए होगे। अफसोस तुम औरत हो। मेरी और मामा की सलामती इसी में है कि मैं फौरन तुम्हें गोली मार दूं। उसने गन सीधी की। एलसी उछलकर रसवंती के पीछे हो गई। सहम कर कहने लगी, अरे मुझे न मारो, मैं तुम्हारे काम आऊंगी। पीछे छुपने से मौत नहीं टलेगी। मैं दोनों को गोली मार दूंगा। क्या मुझे हलाक करने के लिए अपनी मां को गोली मारोगे? नहीं, झूठ बोल रहे हो। अली ने कहा, मामा ये औरत दूसरी बार आपको मेरी मां कह रही है। दुश्मन हमारे खून के रिश्ते को पानी करना चाहते हैं। आप सच्चाई को समझने की कोशिश करें। रसवंती ने एलसी की तरफ घूमकर गुस्से से पूछा, तुम बार बार मुझे इसकी मां क्यों बना रही हो? क्या मां बन जाने से ये तुम्हें जिंदा छोड़ देगा? अगर ये मुझे न मारे और जिंदा रहने दे तो मैं हकीकत बयान करूंगी। तुम सच बोलोगी तो मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा। मुझे यकीन है तुम फराद की तरह जबान के पक्के होगे। रसवंती नागवारी से बोली, मेरे सामने फराद का नाम न लो। एलसी ने कहा, फराद से नफरत करोगी तो हकीकत नहीं बदलेगी। वो तुम्हारी जिंदगी का पहला और आखिरी मर्द था। ये अली तैमूर तुम्हारी और उसकी मोहब्बत की जिंदा मिसाल है। तुमने इस जवान की परवरिश अपने खून से 9 माह तक की, फिर इसे अपना दूध पिलाती रही। सुपर मास्टर ने ब्रेन वॉशिंग के जरिए मां को बेटे का दुश्मन बना दिया है। रसवंती ने कहा, यह तुम अपनी जान बचाने के लिए कह रही हो? वो कहने लगी, जब जान जाने का यकीन हो जाए तो इंसान सच बोलता है। मादाम मैं कसम खाकर कहती हूं, तुम अली तैमूर की हकीकी मां हो। तुमने इसे जन्म दिया है। रसवंती ने बेजारी से मुंह फेर लिया। अली ने एलसी से कहा, मामा को अभी यकीन नहीं आएगा। ये बताओ तुम किस कैंप से आ रही हो? दरिया के उस पार हमारा कैंप है। मुसलसल धमाकों की आवाजें सुनने के बाद बेशुमार फौजी जवान आवाज की समझ गए हैं। अली ने पूछा, वो कश्तियों के जरिए गए होंगे? धमाके वाली जगह यहां से कई मील दूर है। तुम यहां क्या कर रही थी? हमारे जैसे कितने ही फौजी 4 या 6 की टोलियों में तुम्हें और मादाम को ढूंढते फिर रहे हैं। वो साहिल की सम चलते हुए बातें कर रहे थे। वहां पहुंचकर एलसी ने कश्ती की जानिब इशारा करते हुए कहा, मैं अपने आदमियों के साथ इस कश्ती में आई थी। क्या उस पार जाना चाहते हो? दूसरे साहिल से कैंप कितनी दूर है? 1.5 मील के फासले पर है। मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बताऊंगी, कोई तुम्हें नहीं देख सकेगा।
बाय द वे, कहाँ जाओगे? वो कश्ती पर रसवंती को सवार करते हुए बोला। अभी कोई मंजिल नहीं है। तुम बताना नहीं चाहते? मंजिल का पता होता तो तुमसे कभी ना छुपाता। वो खुश होकर बोली, क्या मेरे लिए तुम्हारे पास कोई जगह है? तुम्हारी जगह कहीं नहीं है, ना सुपर मास्टर के पास ना मेरे पास। जो अपने मालिक को धोखा देकर मेरा साथ दे रही हो, मैं उस पर भरोसा कैसे कर सकता हूं? वो मायूस हो गई। कश्ती लहरों को काटती जा रही थी। अली की बेरुखी से दिल कट रहा था और उसका यह अंदाज अच्छा भी लग रहा था। वो कहने लगी, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते और कोई बात छुपाना भी नहीं चाहते। हाँ, इसलिए नहीं छुपाऊंगा कि मेरी कोई बात दुश्मनों तक पहुंचाना चाहोगी तो मौत तुम्हें पछताने की भी मोहलत नहीं देगी। हाँ, एल्सी ने दिल ही दिल में कहा, मर्द पहले ऐसे ही पत्थर बनते हैं, फिर रफ्ता रफ्ता औरत के कदमों में गिरने लगते हैं। देख लूंगी इसे। रसवंती कश्ती के दरमियानी हिस्से में बैठी दूर तक देख रही थी। बेजारी से कहने लगी, इस बोट को चप्पुओं से क्यों चला रहे हो? इसका इंजन क्यों नहीं चलाते? मुझे पानी में डर लग रहा है। मामा, मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। बेशक हम इस तरह देर से दूसरे किनारे पहुंचेंगे। इंजन का शोर होगा तो दुश्मन हमारे इस्तकबाल के लिए पहुंच जाएंगे। कहां तक मेरे मुहाफिजों से भागोगे? वो बहुत जल्द तुम्हें घेर लेंगे। हाँ, खूब याद आया। मैंने सुना है पानी पर से गुजरते हुए किसी को पुकारो तो आवाज दूर तक जाती है। ये कहते ही उसने चीख चीख कर पुकारना शुरू किया, सुपर मास्टर रंजीत सिंह, लाजवंती, मैं यहां हूं, मेरे पास आओ, मुझे बचाओ। वो मुसलसल पुकारना चाहती थी। एल्सी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, अरे क्या करती हो? बेटे का रिश्ता नहीं समझती हो ना? सही ये तो सोचो कि ये जवान तुम्हारे लिए आग और खून के दरिया से गुजर रहा है, मुकाबले पर आने वालों को हलाक कर रहा है। तुम्हें दुश्मन समझता तो इतनी मुसीबतें ना उठाता, तुम्हें भी मार डालता। जवाब दो, आखिर इसने तुम्हें जिंदा क्यों रख रखा है? क्यों तुम्हारे लिए खतरा से खेल रहा है? क्यों तुम्हें मां कहता है? रसवंती ने अपने मुंह पर से उसका हाथ हटाया। ख्याल था कि उसकी बातों का जवाब देगी, लेकिन उसने फिर पुकारना शुरू किया। अली ने कहा, मामा, 2 घंटे पहले मैंने आपको आसाबी कमजोरी में मुब्तला कर दिया था। क्या आप फिर यही चाहती हैं? वो चुप हो गई। अपने होठों को सख्ती से भींच लिया। उसने आसाबी कमजोरी बर्दाश्त की थी। बर्दाश्त तो सभी करते हैं, लेकिन वो नुकसान उठा चुकी थी। इस कमजोरी से फायदा उठाकर उस पर तनवीमी अमल किया गया था। उसके दिमाग से सुपर मास्टर के खास मातहत की आवाजों और लहजों को भुला दिया गया था। वो ख्याल खानी कर सकती थी, ना अपनों से राब्ता कायम कर सकती थी, और डैगर एंड डैगर के आते ही सांस रोकने पर मजबूर हो जाती थी। दूसरे किनारे पर पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी। अली ने कहा, आगे चलो और अपने कैंप तक रहनुमाई करो। वो हैरानी से बोली, क्या तुम तन्हा वहां जाओगे? वो तादाद में 150 हैं, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी तुमने कहा था कि वो धमाकों की आवाजें सुनकर दरिया पार कर गए होंगे। हाँ, मगर वापस भी आ गए होंगे। हो सकता है ना भी आए हों। दूर से जायजा लेने में कोई हरज नहीं है। वो आगे आगे चलती हुई बोली, क्या उस कैंप से हथियार हासिल करना चाहते हो? मेरे पास हथियार और गोला बारूद की कमी नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी की जरूरत है। मैं मामा को पैदल चलते नहीं देख सकता। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर भी कहती हूं, उस कैंप में ना जाओ, मुझे जाने दो। मैं एक मेजर की बेहतरीन गाड़ी लाऊंगी। उस गाड़ी की बॉडी बुलेट प्रूफ है, उसमें खुफिया गनें हैं। मुख्तलिफ बटन दबाने से उन गनों की नालियां बाहर निकालकर दूर तक फायर करती रहूंगी, और तुम उसे लेने जाओगी और मुझ पर फायरिंग कराओगी। प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा करो। दूर से छुप कर देखते रहो। मुझ पर जरा भी शुबा हो तो गोली मार देना। वो चलते चलते रुक गई, फिर कहने लगी, इस छोटी सी पहाड़ी के पीछे कैंप है। तुम ऊपर पहुंचकर पूरे कैंप का जायजा ले सकते हो। उसने पहाड़ी को देखा, फिर रसवंती से कहा, आप अच्छी तरह सुन लें, अगर जरा भी खांसना खंकारना चाहेंगी तो मैं चश्मे जदन में बेहोश कर दूंगा। इस जंगल में आप किसी को पुकारने के काबिल नहीं रहेंगी। वो तीनों पहाड़ी पर चढ़ते गए, हत्ता के बुलंदी पर पहुंच गए। वहां बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें थीं। अली ने एक चट्टान की आड़ से देखा। एक वसी मैदान में तकरीबन 100 खेमे दिखाई दे रहे थे। एक जगह 20-25 घोड़े बंधे हुए थे। हैवी ट्रक, ट्रॉलर खींचने वाली गाड़ियां, जीपें और वैगन कार नजर आ रही थीं। कोई 10-12 फौजी जवान इधर से उधर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। एल्सी ने कहा, वो लोग दरिया पार से वापस नहीं आए हैं। यहां ज्यादा से ज्यादा 20 जवान और 2 अफसर होंगे। क्या मैं जाऊं? अली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आजमाऊंगा। ये 2 अदद बम ले जाओ, मेरे रिमोट कंट्रोलर से मुंसलिक कर दो। ये मेरे रिमोट कंट्रोलर से मुंसलिक हैं। क्या उस कैंप को तबाह करना चाहते हो?
तुम्हें तकलीफ हो रही है? हाँ, आखिर तुम्हारे सुपर मास्टर का कैंप और फौजी हैं। नहीं, ये बात नहीं है। अगर यहां धमाके होंगे तो दूसरे कैंप के फौजी हेलीकॉप्टर में पहुंच जाएंगे। मैं चाहता हूं कि कोई हेलीकॉप्टर हमारी तलाश में आए। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं एक बम ऐसे खेमे में रखूंगी जहां गोले बारूद का जखीरा है। दूसरा बम गाड़ियों के दरमियान रख दूंगी। फिर कुछ दवाएं और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर एक गाड़ी में शुमाल की सम जाऊंगी। उसके बाद तुम कैंप में ब्लास्टिंग कर देना। वो दोनों बम लेकर वहां से जाने लगी। अली ने झूठ कहा था। उनका ताल्लुक रिमोट कंट्रोलर से नहीं था। जब एलसी रहनुमाई के लिए आगे आगे जा रही थी तब अली ने रसवंती की नजरें बचाकर एक बम एलसी की किट में रख दिया था। जंगल में ऐसी किट सभी के पुष्ट पर बंधी होती हैं। उसे अली की चाल का पता नहीं था। वो पहाड़ी के नशेब में तेजी से उतरती जा रही थी। कैंप वालों ने उसे देख लिया था। उसने कैंप के करीब पहुंचने से पहले अली के दिए हुए दोनों बमों को पूरी कुव्वत से पहाड़ी की तरफ फेंक दिया। फिर रेत की बोरियों के पीछे आकर बोली, उस पहाड़ी पर अली तैमूर अपनी मां के साथ है। वो इस कैंप को तबाह करना चाहता है। जिस रसवंती के लिए यहां आए हो वो ज्यादा दूर नहीं है। उसे चारों तरफ से घेर लो। तमाम खेमों से मुसल्ला जवान निकलकर दो टोलियों में दो अफसरों के सामने आकर खड़े हो गए। एक अफसर उन्हें समझा रहा था कि किस तरह दूर से जाकर अली तैमूर को घेरा जाएगा। दूसरा अफसर अपने मातहत जवानों को गाड़ियों में जाने का हुक्म दे रहा था। एलसी उनके करीब आ गई थी और उन्हें अली तैमूर के मुताल्लिक बता रही थी। चट्टान के पीछे रसवंती ने हंसते हुए अली से कहा, बहुत चालाक और दिलेर बन रहे थे। अब कहां जाओगे? एलसी ने तुम्हें खूब उल्लू बनाया है। उसकी बातों के दौरान अली ने रिमोट कंट्रोलर को हाथ में लेकर -3 और 3 के बटन को दबाया। इसके साथ ही जबरदस्त धमाका हुआ। एलसी और अफसरों के साथ कई जवानों के परखचे उड़ गए। जो बच गए वो महाज आराई के लिए दौड़ने लगे। अली ने एक बम को एयर शूटर के एक तीर से मुंसलिक किया। फिर शूटर के ट्राइगर को दबा दिया। दूसरे हाथ में रिमोट कंट्रोलर था। जब वो तीर गाड़ियों के दरमियान पहुंचा तो उसने बटन को दबा दिया। उस कैंप में दूसरे धमाके ने तबाही मचा दी, क्योंकि गाड़ियों की टंकियों में पेट्रोल भरा हुआ था। यह बाद दीगरे तमाम टंकियां फट रही थीं और पेट्रोल दूर तक आग के शोले भड़का रहा था। ये शोले उस खेमे तक पहुंचे जहां गोला बारूद का जखीरा था। फिर रही सही कसर भी पूरी हो गई। रसवंती खौफ के मारे थर थर कांप रही थी। डर के मारे बेटे से लिपट गई थी और उसकी आगोश में मुंह छुपाकर बैठ गई थी। अली की नजरें फौजी जवानों पर थीं, जो देखते ही देखते लुक़्मा अजल बन गए थे। उनमें से एक जवान भागने में कामयाब हुआ था और वो बदहवासी में पहाड़ी के ऊपर अली की तरफ दौड़ता आ रहा था। रसवंती ने डांट कर कहा, उल्लू के पट्टे यहां मरने आ रहे हो, बाकी फौज को बुलाकर नहीं ला सकते? वो ठिठक गया, पलटकर रास्ता ना बदल सका। अली ने गन का रुख उसकी तरफ कर रखा था और कह रहा था, मेरी मां की ख्वाहिश है कि तुम फौज को बुलाओ, लिहाजा बताओ कहां जाओगे, कैसे बुलाओगे? मौत सामने थी और वो पीछे मौत का भयानक तमाशा देख कर आया था। खौफ से लरसते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, मुझे ना मारो, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। एलसी भी मेरा काम करने गई थी, हमेशा के लिए काम आ गई। वो कहने लगा, औरतें मक्कार होती हैं, मैं मर्द हूं, मुझे एक बार आजमा कर देखो। ये मादाम रसवंती मेरी कौन है? तुम्हारी वालदा हैं। तुम लोग बेटे से मां को क्यों छीनना चाहते हो? ये सुपर मास्टर का हुक्म है। उसने फराज से इंतकाम लेने के लिए पहले मादाम की ब्रेन वॉशिंग कराई। इनके दिमाग में ये बातें पुख्ता कर दी कि ये हिंदू हैं और मुसलमान फराद उसके बेटे उनके दुश्मन हैं, जबकि फराद शौहर था और मादाम ने न सिर्फ ये कि आपको जन्म दिया है बल्कि आपको दूध भी पिलाया है। रसवंती सुन रही थी और परेशान होकर सोचती हुई नजरों से अली तैमूर को देख रही थी। इतने अरसे बाद वो पहली बार सोचने पर मजबूर हुई थी कि सुपर मास्टर का हर मातहत मौत को सामने देखकर यही एक बात क्यों कहता है कि मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूं और अली की मां हूं। वो भागकर आने वाला फौजी जवान हथियार फेंक चुका था, घुटने टेक रहा था। वो कहने लगी, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सुपर मास्टर जैसा दोस्त मेरा दुश्मन है? क्या वो अहमक है जो इतनी बड़ी फौज को मेरे लिए आग और बारूद में झोंक रहा है? आपके पास टेलीपैथी की ताकत है। वो खुद गरज आपकी ताकत अपने काम में लाने के लिए आपके बेटे को आप ही के हाथों हलाक करना चाहता है। नहीं, तुम मौत के डर से झूठ बोल रहे हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर से किसी हद तक कायल होने लगी थी। हथियार डालने वाले जवान ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं खुद भी एक जख्म खा चुका हूं। मेरी सगी मां ने आज से 10 बरस पहले अपने पहले आशिक से शादी की खातिर मेरे बाप को कत्ल कराया। वो मुझे भी कत्ल करना चाहती थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए मां के मोहतरम रिश्ते का ख्याल नहीं किया, उसे गोली मार दी। वो एक जरा तवक्कुफ से कहने लगा,
आफरीन है तुम्हारे बेटे अली पर। तुमने उसे हलाक कराने के लिए सुपर मास्टर की फौज लगा दी, मगर यह तुम्हें दिल की धड़कनों से लगाए दुश्मनों से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। रसवंती को इस दलील ने भी मुतासिर किया, लेकिन वो गुस्से से बोली, तुम जलील और कमीने हो। क्या मुझे अपनी मां की तरह समझते हो कि मैं किसी आशिक के लिए शौहर को कत्ल करा चुकी हूं और बेटे को मारना चाहती हूं? मादाम तुम किसी से इश्क नहीं करती हो, लेकिन सुपर मास्टर और दूसरे आला फौजी अफसरान तुम्हारी टेलीपैथी से इश्क करते हैं। तुम्हारे जरिए फराद के दोनों बेटों का खात्मा करके कोई ना कोई तुम्हें शादी के नाम पर अपनी जागीर बनाने की कोशिश करेगा। मैं अंदर की बात जानता हूं, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। सुपर ताकतों के लिए सिर्फ तुम्हारी टेलीपैथी अहम है। अली ने कहा, अब मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। तुमने ठोस दलाइल के साथ मामा के सामने हकायक बयान किए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? जपाटा जॉनसन। जपाटा, हथियार उठाओ और उजड़े हुए कैंप में जाओ। मुझे मामा के साथ सफर करने के लिए एक गाड़ी चाहिए, और मैं देख रहा हूं कि तमाम गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। घोड़े नजर आ रहे हैं। हमारे लिए 2 घोड़े ले आओ। वो हथियार उठाकर कहने लगा, इस पहाड़ी के दामन में एक गार है। उस गार में एक फ्लाइंग मशीन है। उसमें 2 अफराद परवास कर सकते हैं। ये फ्लाइंग मशीन दरअसल एक फ्लाइंग अस्पताल है। एलसी असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ हमारे कैंप से दूसरे कैंप की समत परवास किया करती थी। जहां तिब्बी इमदाद की जरूरत होती थी वहां पहुंच जाती थी। हमें फ्लाइंग मशीन पर देखकर दुश्मनों के हेलीकॉप्टर ताक़ुब करेंगे। वैसे भी उस कैंप के फौजी यहां पहुंचने वाले होंगे। हमें फौरन यहां से जाने के लिए फ्लाइंग मशीन को इस्तेमाल करना होगा। जपाटा पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर एक साम जाने लगा। अली अपनी मां के साथ उसके पीछे चलता गया। फिर वो नशेब में उतरकर एक गार में पहुंचे। वहां एक फ्लाइंग मशीन मौजूद थी। अली ने उसे अच्छी तरह चेक किया। वो इस्तेमाल के काबिल थी। उसमें फाजिल ईंधन भी था और उसके निचले हिस्से में तरह तरह की दवाएं भरी हुई थीं। रसवंती ने कहा, मुझे भूख लग रही है। जपाटा उनके लिए खाने का कुछ सामान ले आया। अली मशीन को चलाता हुआ गार से बाहर लाया, अपनी मां को साथ बिठाया। फिर जपाटा का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से परवास शुरू कर दी। रसवंती खाने में मसरूफ थी। ऐसे ही वक्त सांस रोक ली। फिर अली को देखा। अली ने कहा, डैगर एंड डैगर आपसे राब्ता कायम करने के लिए बेचैन हैं। वो फिर सांस लेने लगी। थोड़ी देर बाद फ्लाइंग के ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल होने लगा। अली ने उसे ऑन किया। उसमें से आवाज आने लगी, हेलो हेलो डॉक्टर एलसी, क्या तुम अटेंड कर रही हो? कैंप नंबर 2 में किसी से राब्ता नहीं हो रहा है। कोई ट्रांसमीटर अटेंड नहीं कर रहा है। प्लीज जवाब दो। अली ने जवाब नहीं दिया। रसवंती माइक का बटन दबाकर कुछ कहना चाहती थी। अली ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोली, तुम जवाब क्यों नहीं देते हो? तुम्हें तो शान से कहना चाहिए कि तुमने कैंप नंबर 2 को तबाह कर दिया है। क्या तुम्हें इतनी बड़ी कामयाबी पर खुशी नहीं हो रही है? मैं खुशी में हिमाकतें नहीं करता। अगर माइक का बटन दबाकर बात करूंगा तो फ्लाइंग मशीन के पंखे की आवाज वहां तक पहुंचेगी और वो समझ लेंगे कि मैं आपके साथ परवास कर रहा हूं। फिर वो भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी थोड़ी देर तक जवाब ना मिला तो उनके हेलीकॉप्टर लंबी परवाजें शुरू कर देंगे। इसका मतलब है अब तुम्हारी शामत आ गई है। उसने जवाब नहीं दिया। वो तेजी से सोच रहा था कि फ्लाइंग मशीन का सफर खतरनाक है। उसे चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। वो अब तक मुखालिफों को जेर करता आ रहा था। कभी मुखालिफ जबर हो सकते थे और वो मुखालिफ इसी उम्मीद के साथ दुश्मनी के जंगल में मंगल मनाने जा रहे थे। पेरिस का बॉस ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि अब उससे बॉस का ओहदा छीन लिया जाएगा। मास्कमैन ने कहा था, तुम कई मामलात में नाकाम रहे हो। तुम्हें कहा गया था पारस को दोस्त बनाओ, मगर तुमने उसे दुश्मन बना लिया। बॉस ने जवाब दिया, तुम्हारा पास्कल गर्म मिजाज रखता है। मैं पारस को दोस्त बना चुका था, मगर पास्कल ने उसे चैलेंज करके काम बिगाड़ दिया। मास्कमैन ने पूछा, क्या पास्कल की गलती से सोनिया वहां पहुंच गई थी? तुमने यकीन दिलाया था कि नादिया सोनिया के रूप में उस जहरीली लड़की के साथ वहां जा रही है। हमारी बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाली जासूसा तातियाना ना होती तो सोनिया हमारे मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुंचा देती, जो को यहां से ले जाती और पास्कल को खत्म कर देती। हमें तातियाना पर नाज है। उसने सोनिया को कत्ल कर दिया है और यह साबित कर दिया है कि वो मक्कार ज़माना सोनिया से ज्यादा मक्कार, दिलेर और खतरनाक है। बॉस ने कहा, मैं मानता हूं सोनिया मुझे धोखा देकर वहां पहुंच गई थी, लेकिन मैंने जानबूझकर धोखा नहीं खाया है। नहीं मिस्टर बॉस, चालाक उसे कहते हैं जो धोखे से भी फरेब में ना आए। सोनिया तो बहुत बड़ी चीज थी। तुम मैडोना से भी धोखा खा गए। उससे तुम्हारा सामना हुआ था, तुम उसकी असलियत मालूम करने के बजाय उसके हुस्न और शबाब को देखकर ललचा गए। तुम्हारी अय्याशी और नाकिस कारकर्दगी के बायस वो टेलीपैथी जानने वाली हमारे हाथों से निकल गई और पारस के पास पहुंच गई।
अब बताओ, तुम्हें बॉस के ओहदे से हटाया क्यों ना जाए? मास्कमैन, मैं पिछले 7 बरस से तुम्हारे मुल्क के लिए काम कर रहा हूं, अहम खिदमत अंजाम देता रहा हूं। तुमने खाक खिदमत की है। जब तक फराद की फैमिली से टकराव नहीं हुआ, तुम खाली मैदान में तलवार चलाते रहे। गैर मुल्की हुकूमत का एक आध रास चुराते वक्त भी तुमने इस बात का खास ख्याल रखा कि फराद और सोनिया को तुम पर कभी शुबा ना हो। बहरहाल, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। 24 घंटे के अंदर मेडोना को बेबस करके हमारे पास पहुंचाने का इंतजाम करो। 24 घंटे कम हैं। तुम्हारे जैसे वसी ज़राए रखने वाले के लिए यह वक्त बहुत ज्यादा है, जबकि वो लड़की रुपोश नहीं है। पारस के साथ होटलों, क्लबों और तफरीगाहों में घूमती फिरती है। याद रखो, अगर तुम नाकाम रहे तो 24 घंटे बाद जेरी रॉबिन्सन को वहां का बॉस बना दिया जाएगा। दैट्स ऑल। मास्कमैन के नायब ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। वो नायब हमेशा मास्कमैन बनकर तमाम मुल्कों के बॉस से अहम मामलात पर गुफ्तगू करता था, क्योंकि मास्कमैन टेलीपैथी जानने वालों के खौफ से किसी को अपनी आवाज नहीं सुनाता था। उसकी तरफ से धमकी सुनकर बॉस परेशान हो गया था। कोई भी ऊंचे ओहदे से नीचे करना नहीं चाहता। उसकी टक्कर का बदमाश एक जेरी रॉबिन्सन ही था। अगर वो ना होता तो मास्कमैन उसे खुली धमकी ना देता। मेडोना बड़ी देर से उसके दिमाग में रहकर मास्कमैन से होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी और अब उसकी बेचैनी और परेशानी को देख रही थी। उसने बॉस की सोच में कहा, सिर्फ एक जेरी मेरी टक्कर का बंदा है। अगर मैं 24 घंटों में मेडोना को हासिल करूं और जेरी को भी किसी तरह ठिकाने लगाने की कोशिश करूं तो किसी एक मकसद में जरूर कामयाबी होगी। मुझे जेरी के मौजूदा ठिकाने के मुताल्लिक अभी मालूम करना चाहिए। बॉस ने कायल होकर अपने एक खास मातहत को बुलाया, फिर उससे जेरी के मुताल्लिक सवालात किए। उसने उसका पता और फोन नंबर बता दिया। बॉस ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से राब्ता कायम होने पर किसी ने पूछा, हेलो, तुम कौन हो? उसने कहा, तुम्हारे जेरी को पता है मैं बॉस कहलाता हूं, उससे बात कराओ। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि जेरी किसी से बात नहीं करता। उसकी तरफ से यह खादिम मौजूद है जो पैगाम दो के जेरी तक पहुंच जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, वो टेलीपैथी जानने वाली मेडोना के मुताल्लिक क्या जानता है? वो बहुत कुछ जानता है। अपनी मालूमात के मुताबिक 24 घंटे के अंदर मेडोना को मास्कमैन के मुल्क में ट्रांसफर कर देगा। बॉस के दिमाग को एक झटका सा लगा। इन बातों से जाहिर होता था कि मास्कमैन ने जेरी रॉबिन्सन को भी बॉस का ओहदा देने के लिए मेडोना के हुसूल की शर्त रखी है। उसने कहा, मैं जेरी से मिलना चाहता हूं। 24 घंटे बाद मुलाकात हो सकेगी। इतना कहते ही दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। बॉस झुंझला गया। उसके सामने जेरी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। इससे पहले मेडोना तक पहुंचने के लिए अब उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना था। वैसे ये भी समझता था कि अपने तमाम छोटे बड़े जराए इस्तेमाल करके भी वो पारस से नहीं टकरा सकेगा। उस नौजवान की जाती सलाहियतें एक तरफ थीं, दूसरी तरफ बाबा साहब का इदारा था, वहां की हुकूमत थी। जाने कितनी ही खुफिया आंखें उसकी निगरानी और हिफाजत करती थी। ऐसे में मेडोना को उससे छीन कर ले आना बच्चों का खेल था, न कि बड़ों का। इसके बावजूद ये फिक्र थी कि कहीं जेरी ये खेल खेलने में कामयाब ना हो जाए। वो टहल रहा था और सोच रहा था। मेडोना उसके दिमाग से निकलकर जेरी के उस मातहत के पास गई थी जो बॉस से फोन पर बातें कर चुका था। बॉस टहलने और सोचने के दौरान फोन के पास आकर बैठ गया। उसे एक उल्टी चाल सूझ रही थी। अगर वो पारस को जेरी के अजाइम से आगाह कर दे तो वो कभी मेडोना को हासिल नहीं कर सकेगा। पारस उसके 12 बजा देगा। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर किसी ने पूछा, फरमाइए। मैं बॉस हूं, पारस से बात करना चाहता हूं। मिस्टर पारस का मौजूदा फोन नंबर किसी को बताया नहीं जाता। तुम रिसीवर रख दो, वो खुद तुमसे राब्ता कायम करेंगे।